नमस्कार साथियों, जनरल साइंस की सीरीज में मानव शरीर के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे। तो आगे बढ़ाते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? जो मानव की जो आँख होती है उसकी पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो इसको बोलते हैं परितारिका। ठीक है, परितारिका नियंत्रित करता है पुतली की साइज को। तो आँख का डायग्राम देखिए, इसके अंदर यहाँ पर रहता है लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं नेत्रोद, जो द्रव भरा जाता है। ये है पुतली। इसके बाद में यहाँ पर है आइरिस या परितारिका जिसको हम कहते हैं, जो कि पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। इधर कॉर्निया होता है। ठीक है, यहाँ पर काचाभ द्रव भरा रहता है इसके अंदर। यहाँ पर होता है अंधबिंदु, और ये होती है दृक तंत्रिका। इसके बाद में यहाँ पर रेटिना होता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। दृष्टिपटल कहते हैं इसको, बाहरी परत को। रक्त पटल कहते हैं इसके अंदर वाली परत को। ठीक है, पश्चाभी पेशियाँ होती है। तो दृढ़ पटल, तो क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में उत्कृष्ट समायोजन करने के लिए ये होता है दृढ़ पटल। यहाँ अंदर काचाभ द्रव भरा रहता है। कॉर्निया क्या करता है? नेत्रदान में आँख के कॉर्निया के भाग का दान किया जाता है। तो नेत्र का जब दान किया जाता है तो आँख का जो कॉर्निया भाग है उसका दान किया जाता है। परितारिका या आइरिस क्या करती है? कॉर्निया के पीछे होती है, ये कॉर्निया है, और इसके पीछे जो है क्या रहती है? परितारिका रहती है। और काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है, ये एक तरीके से पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तब पुतली बहुत छोटी बन जाती है। ठीक है, और प्रकाश जब कम होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो ये पुतली का आकार बढ़ जाता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है परितारिका। ये है पुतली। इसके बाद में क्रिस्टलीय लेंस जो है केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में उत्कृष्ट समायोजन करता है। तो ये क्रिस्टलीय लेंस होता है। ठीक है, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाता है? तो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति जो है क्या नहीं कर पाता है? पास की वस्तुओं को साफ देख पाना, उच्च आवृत्ति की आवाज़ को सुन पाना, दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना, और निम्न आवृत्ति की आवाज़ को सुन पाना। तो दूर की वस्तुओं को साफ देख पाने के अंदर दिक्कत होती है मायोपिया वाले को। मायोपिया पास निकट की वस्तुओं को क्या साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? ठीक है, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, और दूरदृष्टि दोष होता है, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इस अवस्था के अंदर पास की वस्तुएं, ठीक है, धुंधली दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को समाप्त किया जाता है, और अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को समाप्त किया जाता है। मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें वब्रू, नीली या काली होगी। यह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो जो आंखों का कलर निर्धारित करता है, इस तरीके का जो रंजक किसके अंदर पाया जाता है? तो रक्त पटल के अंदर ये रंजक पाया जाता है। अब रक्त पटल, या इसको बोलते हैं कोरोइड। ठीक है, रक्त पटल का इंग्लिश में नाम रहता है कोरोइड। कोमल संयोजी उत्तक का बना अपेक्षाकृत पतला मध्य स्तर होता है, जिसमें रुधिर कोशिकाओं का घना जाल, कुछ तंतु और अनेक रक्तायुक्त शाखान्वित कोशिकाएं होती है। रंगा पदार्थ काला, भूरा या नीला मेलेनिन होता है। इसमें यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काले होंगी। तो इसके अंदर काला भी हो सकता है ये पदार्थ, भूरा भी हो सकता है, या नीला भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके आधार पर ये हो सकता है कि भूरी, नीली या काली कौन सी आंखें होगी। तो ये रक्त पटल या कोरोइड के अंदर ये रंजक भरा रहता है।
सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला जो है आँख का अंग कौन सा है, जिसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, तो आँख का अंग वो कौन सा है, तो ये अंग होता है लेंस। लेंस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लेंस की आइरिस के भीतर की ओर नेत्र गोलक की गुहा के अंदर, ठीक है, एक बड़ी सी रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टलिन नामक प्रोटीन की बनी लचीली संरचना होती है। आकृति में यह उभयोत्तल होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ चपटा और भूरा हो जाता है। इसके बहुत ही अपारदर्शी हो जाने से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद हम कहते हैं। ठीक है, तो लेंस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला है, किस नेत्र रोग में द्विअवतल या बाइकॉनकेव लेंसों का उपयोग किया जाता है, तो द्विअवतल लेंसों का प्रयोग किस नेत्र के रोग में किया जाता है, तो ये किया जाता है निकट दृष्टि दोष के अंदर, मायोपिया के अंदर द्विअवतल। तो ध्यान रखिए, बाइकॉनक्लेव लेंस निकट दृष्टि दोष और कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये है यकृत। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है, 15 से लेके 22 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसका भार होता है 1.5 किलोग्राम, तो 1.5 किलो का होता है यकृत। ठीक है, और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क का भाग कितना होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार, तो 1.36 kg। इसके प्रमुख कार्य है पित्त का श्रावण करना, यूरिया का संश्लेषण करना, विषैले पदार्थों से विषहरण करना, विटामिनों का संश्लेषण करना आदि। ठीक है, तो ये क्या करता है, विषैले पदार्थों से विषहरण करता है, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि करता है यकृत। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र पर कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, कौन सा क्षेत्र है जिस पर कड़वाहट की संवेदना जो है सीमित मात्रा में रहती है, तो ये है पिछले भाग के अंदर सबसे कम रहती है कड़वाहट की संवेदना। तो पश्च भाग के अंदर कड़वाहट की संवेदना होती है, जबकि जीभ के अग्र भाग में मीठे, पार्श्व किनारों पर खट्टे और अग्र छोर और किनारों पर नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। ध्यान रखिए, कड़वाहट की संभावना कहाँ पर रहेगी, पीछे के भागों पर। सबसे आगे के भागों पर क्या मीठे की संवेदना रहती है, पार्श्व किनारे जो होती है उस पर खट्टे की रहती है, आगे के छोर और किनारों पर नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एपिग्लोटिस, इसका प्रमुख कार्य क्या है, एपिग्लोटिस इसका प्रमुख कार्य क्या रहता है, तो ये करता है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकने का कार्य करता है एपिग्लोटिस। अगला है, वायु के अंदर लेने को हम क्या कहते हैं, वायु को जो हम ग्रहण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निश्वसन। निश्वसन, तो निश्वसन या इंग्लिश में बोलेंगे इंस्पिरेशन, वायु के ग्रहण को कहते हैं अपन, और उच्छ्वसन यानी एक्सपिरेशन यानी फेफड़ों से बाहर निकालने को अपन कहते हैं एक्सपिरेशन। निश्वसन के अंदर डायफ्राम की पेशियों में शिथिलन होने के कारण फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, इसके द्वारा वायु श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर आ जाती है। और मानव के द्वारा सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वसन और 5 सेकंड के उच्छ्वसन में पूरी होती है। मनुष्य का स्वतंत्र तंत्र कई अंगों का बना होता है, इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा और फुफ्फुस होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान रहता है। तो ध्यान रखिए, 5 सेकंड लेता है मनुष्य एक साइकिल के अंदर, जिसमें 2 सेकंड के अंदर तो निश्वसन यानी वायु को बाहर अंदर लेना और 3 सेकंड में बाहर छोड़ना। ठीक है, तो किस कारण होता है ये निश्वसन के अंदर, क्या होता है, डायफ्राम के पेशियों में शिथिलन होने के कारण फेफड़ों के अंदर वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, इस कारण बाहर आ जाती है। ठीक है, वायु श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर आ जाती है निश्वसन के कारण। श्वसन की 2 प्रकार वायु श्वसन O2 की उपस्थिति में 38 ATP बनते हैं, तथा अवायु श्वसन यानी O2 की आवश्यकता नहीं होती है, इसके अंदर 2 ATP बनते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के ATP बनते हैं, 38 ATP अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी और 2 ATP जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी। कौन सा जोड़ा सुमेलित है बताना है, आशय, कूपिका, एरक्ता, वृक्क धमनी, तो सुमेलित बताना है, तो कूपिका श्वसन के अंदर रहती है।
तो श्वसन पथ रहता है, वायु फिर नासिका छिद्र से प्रवेश करती है, मुख्य गुहा के अंदर जाती है, फेरिंग्स में जाती है, इसके बाद में कंड द्वार के अंदर जाती है, फिर स्वर यंत्र के अंदर जाती है, श्वास नली और फेफड़ों। तो ये क्रम रहता है श्वास नली का, ठीक है, श्वास लेने का मनुष्य के। वायु नासिका के अंदर प्रवेश करेगी, फिर मुख गुहा के अंदर जाएगी, फिर फेरिंग्स के अंदर जाएंगी, फिर कंड द्वार के अंदर जाएगी, फिर स्वर यंत्र के अंदर जाएगी, फिर श्वास नली के अंदर होते हुए फेफड़ों के अंदर चली जाती है। मनुष्य के अंदर श्वसन दर कितनी रहती है? तो 36 प्रति सेकंड या 72 प्रति सेकंड या 10 से 12 प्रति मिनट। तो श्वास की दर रहती है हमारी 17 से लेके 19 प्रति मिनट, मतलब 17 से 19 श्वास अपन लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम प्रयोग में करते हैं स्पीरोमीटर का। स्पीरोमीटर से श्वसन दर को मापा जाता है। वयस्क पुरुष के अंदर श्वसन दर होती है 14 से लेके 16 मिनट, और नवजात शिशु के अंदर श्वसन दर होती है लगभग 44 पर मिनट। तो नवजात लेता है 44 सांस 1 मिनट के अंदर, और वयस्क पुरुष लेता है 14 से लेके 16 पर मिनट। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है? तो 16 बार लेता है, ठीक है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी रहती है? जो हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रहती है? तो 4% रहती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा की बात करें तो लगभग होती है 0.04%। रुधिर के अंदर CO2 का संवहन निम्नलिखित के द्वारा होता है। पहला है प्लाज्मा में घुली अवस्था के अंदर 7% होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है, और काबेमिनो यौगिक के रूप में 23% जो है ये CO2 का संवहन होता है। तो हम जो बाहर छोड़ते हैं सांस उसके अंदर कितनी परसेंट रहती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड 4%। निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? द्वितीय श्वसन अंग कौन सा है जिसके द्वारा अपन सांस ले सकते हैं? तो नासिका है। बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी रहती है? एक दाएं और बाएं फेफड़े के अंदर कितने खंड पाए जाते हैं? तो इसके अंदर 2 खंड होते हैं। श्वसन के लिए निम्नलिखित में से मुख्य रूप से उत्तरदायी क्या है? तो सबसे जो जरूरी चीज़ है श्वसन के लिए वो है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के प्रेशर के अकॉर्डिंग सांस बाहर निकलती है और अंदर आती है। अगला है एल्वियोलाई किस में पाई जाती है? एल्वियोलाई ये पाई जाती है ये सल्की उपकला के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एल्वियोलाई किस में पाई जाती है? सल्की उपकला के अंदर। मुख श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? मुख का क्या कार्य रहता है? तो मुख द्वितीयक के रूप में कार्य करता है। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है श्वसन। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो सबसे ज़्यादा ATP ये ऊर्जा की मात्रा है, ये किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो ये क्रेब्स चक्र के द्वारा उत्पन्न की जाती है। निम्नलिखित में से किस भाग के अंदर पाचक और श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? पाचक और श्वसन नलियाँ कौन से भाग के अंदर क्रॉस करती है? तो ये ग्रसनी वाला भाग रहता है उसके अंदर करती है क्रॉस। कठोर तालू के विकास के कारण श्वास मार्ग बन जाने से हमारे अंतः नासाद्वार काफ़ी पीछे ग्रसनी में खुलते हैं, और ग्रसनी में मुख गुहिका एवं नासामार्ग मिलते हैं। जिस प्रकार ग्रसनी भोजन और वायु के लिए सहमार्ग का कार्य करती है। तो ग्रसनी वहाँ पर है, ग्रसनी के अंदर क्या है? ग्रसनी जहाँ पर है वहाँ पर दोनों पाचक और श्वसन नलियाँ आपस में क्रॉस करती है, ध्यान रखिए। अगला, भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नाल में जाने से रोकता है? तो एपिग्लोटिस, ये हमने पढ़ा है, ये भाग है जो श्वास नाल में भोजन को जाने से रोकता है। एरोफेरिंग्स मुख गुहा के पीछे की ओर कोमल तालु के नीचे स्थित होता है, जिसको अपन कहते हैं एरोफेरिंग्स। ये भोजन के संवहन का कार्य करता है। ग्रसनी का तीसरा या अंतिम भाग लैरिंगोफेरिंग्स कहलाता है, जो कोमल धातु के नीचे और कंठ के पीछे स्थित होता है। लैरिंगोफेरिंग्स ग्रसिका नामक छिद्र द्वारा ग्रास नली और घंटी द्वारा कंठ में खुलती है। घंटी द्वार एपिग्लोटिस के द्वारा ढका रहता है। एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ढक लेता है, अतः भोजन कंठ में नहीं जाता है। और ग्रसनी की दीवार की पेशियों में संकुचन और सिचलन के कारण भोजन ग्रसनी से फिसलकर किस में चला जाता है? ग्रास नली के अंदर चला जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है तंत्रिका तंत्र, संयोजी तंत्र, कंकाल तंत्र और श्वसन तंत्र। तो इधर सुमेलन के लिए दिया हुआ है।
तो तंत्रिका तंत्र बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद में संयोजी तंत्र, संयोजी तंत्र क्या करता है, विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद में है कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र का क्या कार्य रहता है, कंकाल तंत्र परिचालन के अंदर सहायता करता है। और श्वसन तंत्र जो है ये करता है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। तो श्वसन तंत्र ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, कंकाल तंत्र परिचालन के अंदर सहायता करेगा, संयोजी तंत्र विभिन्न ऊतकों को जोड़ेगा और तंत्रिका तंत्र बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना है, संयोजी तंत्र का कार्य विभिन्न ऊतकों को जोड़ना है, कंकाल तंत्र का कार्य परिचालन में सहायता करना है और श्वसन तंत्र का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन कराना है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर कितना रहता है, तो 60 डेसिबल तक अपन सहन कर सकते हैं, ठीक है। 1 डेसिबल जो है बहुत ही मंद क्षीणतम श्रव्य ध्वनि होती है 1 डेसिबल। 10 डेसिबल होती है सामान्य वस्तु के मनुष्य के द्वारा सांस लेने से जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो लगभग होती है 10 डेसिबल। पत्तियों की सरसराहट खरखराहट ये भी 10 डेसिबल की होती है लगभग। 20 डेसिबल क्या होती है, 20 डेसिबल अति शांत स्थान की जो ध्वनि रहती है वो 20 डेसिबल की रहती है। मनुष्य की जो फुसफुसाहट रहती है वो 30 डेसिबल की होती है। 55 से 60 डेसिबल नींद में जो खलल देने वाली ध्वनि होती है वो होती है। 60 डेसिबल सामान्य बातचीत होती है और 90 से 95 डेसिबल जो है नाड़ी प्रणाली में पुनः ठीक न किए जाने वाले परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है, असहनीय होती है एक तरीके से। 150 डेसिबल होती है हवाई पट्टी में उड़ते समय जेट विमान से उत्पन्न जो शोर होता है वो 150 डेसिबल का होता है। 150 से 156 डेसिबल प्राणघातक ध्वनि होती है। 180 से 195 डेसिबल रॉकेट इंजन से उत्पन्न जो शोर होता है वो होता है, ठीक है। तो ये ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तब कितने डेसिबल उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न होती है, तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है, ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो ध्वनि जहाँ से उत्पन्न हो रही है और जहाँ से टकरा कर आ रही है तो कितनी दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ठीक है। ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप और शोल्डर ब्लेड। तो इसके अंदर ब्रेस्ट बोन ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है स्टर्नम से, ठीक है। कॉलर बोन संबंधित है क्लेविकल से, नी कैप संबंधित है पटेला से और शोल्डर ब्लेड ये संबंधित है स्केपुला से। टूटी हड्डियों को सही स्थिति किससे ज्ञात की जाती है, टूटी हड्डियों की जो सही स्थिति है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो एक्सरे के द्वारा अपन करते हैं और उसके द्वारा टूटी हड्डियों की जांच की जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो सबसे लंबी है उरु अस्थि। तो मनुष्य के शरीर में जांघ की हड्डी जिसको अपन बोलते हैं और उरु अस्थि जिसको बोलते हैं सबसे लंबी अस्थि होती है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फेमर, ठीक है। तो मनुष्य की ये सबसे लंबी अस्थि होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।